गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पढ़ेंगे अगला जो नेक्स्ट लेसन है एटमॉस्फेयर। ये वो कल वाला जो लेसन था जिसका कोड था 3+1 बायोस्फीयर और ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो जैसे मैंने कल बताया था कि सारे जो 3+1 है इनको एक एक करके डिटेल पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे जो है इसमें आते हैं डिटेल में, एक एक चीज का। तो जब डिटेल अपने पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में तो सबसे पहले इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका यूजेज क्या है, या यूं गई इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर ये एक नहीं कि एक कल ही या यूनिट के अंदर ही है सारा, इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या लेयर्स हैं, तब जाकर पूरा पूरा एटमॉस्फेयर की स्टडी होगी। कंपोजिशन लेयर्स, और इन लेयर्स के अब याद कैसे रहेगी लेयर्स, वही आप वापस ले आओ, कोड ले आओ, लर्निंग कोड अपने तैयार है। लर्निंग कोड में आप चलो बाद में करते हैं, पहले कंपोजिशन देखते हैं और यूज देखते हैं एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा जो गैस है इसके अंदर, गैसेज में नाइट्रोजन, फिर पता है आपको ऑक्सीजन, फिर पता है आपको आर्गन, फिर पता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी और भी कई छोटी मोटी, कोई मामूली हीलियम हुआ, कोई मामूली हाइड्रोजन हुआ, ये गैसेज हुई यानी अदर्स। और पता है आपको इसके साथ इधर कर लेते हैं हमने, वाटर वेपर, केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख दिया। वाटर वेपर। और पता है इसमें क्या है, बताओ। डस्ट पार्टिकल, धूल तो देखी है आपने, डस्ट पार्टिकल्स। ये कंपोजिशन है, ये 78% है, सबसे ज्यादा मैंने बताया था 78%। और ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। ये एक्शन वगैरह नहीं करती आर्गन गैस जो है, ये एक प्रकार से न्यूट्रल है, ये कोई कामकाज की नहीं है, बस ये अपनी जगह घेर रखा है इसने। आर्गन इनर्ट गैस कहते हैं इसको। 0.1% में आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कोई नियोन है, वो भी इनर्ट गैस है। इस तरह गैस 0.1% है। और इस 0.1% में 0.04 तक कह सकते हो, 3 कर लीजिए, 0.4 ज्यादा हो जाएगी, फिर आप कहोगे ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पोल्यूशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर बिगड़ रहा है, नेचर का जो बैलेंस है बिगाड़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। 0.3 से 0.04 हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। नेचर का जो रेशियो है वही करिए आप। इसी प्रकार से बाकी कोई वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन वो गैसेज जो है फिक्स है। नाइट्रोजन क्या काम आती है, यूजेज बताइए। अब आप यूजेज पढ़ते हैं अपने, यूजेज में नाइट्रोजन
कल्पना करो यदि नाइट्रोजन धरती के ऊपर नहीं होती और खाली ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन काम किएगी, ये ऑक्सीजन होनी चाहिए थी। अरे भाई ये ऑक्सीजन जो है कंबस्शन में काम आती है, सॉरी, रेस्पिरेशन और कंबस्शन यानी बर्निंग, जलने में काम आती है। जिसे अपने खाना पकाते हैं, जिसे अपना क्या है ये इंजन चलते हैं, ऑक्सीजन के बिना तो ये काम हो नहीं सकता। तो यदि एक बार यहाँ आग लग जाती धरती पर तो वो धरती जलकर अपने आप ही नष्ट हो जाती, सुसाइड कर लेती ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होती तो, और नाइट्रोजन नहीं होती तो इसका यूज क्या हुआ नाइट्रोजन का, ये बर्निंग को, नेचर में जो बर्निंग है उसको खत्म करने का काम करती है बर्निंग को, और ये बर्निंग को ऑक्सीजन शुरू करती है। तो नाइट्रोजन होना बहुत जरूरी है। और ये क्या है कि खाद में भी, जो फर्टिलाइजर्स जो है प्लांट्स लेते हैं उसमें भी एक नाइट्रोजन जो है, जो मेन न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन नहीं होता तो प्लांट्स ग्रोथ ही नहीं कर पाते और अपनी तो जिंदगी बस खत्म ही थी। तो ये नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस है। ये बर्निंग और कंबशन से बचाती है नाइट्रोजन, ये बर्निंग करती है और रेस्पिरेशन में काम आती है। आर्गन को मैंने बता दिया इनर्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी इतनी थोड़ी होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि ये प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो सन रेज से प्लांट अपने लिए, एनिमल्स के लिए चारा और फूड बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंस पता होगी। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड इस धरती पर नहीं होती तो एक और जोरदार घटना होती। कल्पना करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अब कहते हैं ना पॉल्यूशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, कंबस्शंस के कारण क्या है कि लोग धुआं फेंक रहे हैं और ये खराब कर रहे हैं नेचर को, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। कल्पना करो कि नहीं सारी कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो तो क्या होगा। अरे भाई यहां जो धरती के ऊपर थोड़ी बहुत जो गर्मी है, जो वार्मनेस है, वार्मनेस हीट, और जिसके कारण अपना जो लाइफ चलता है, अपने हर काम के अंदर क्या है कि गर्मी चाहिए, हीट चाहिए उबालने के लिए, प्रोटोप्लाज्म, अपने बॉडी के प्रोटोप्लाज्म या बॉडी के टेम्परेचर के लिए, मोशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो हीट चाहिए नेचर की दी हुई, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि हटा दी जाए तो यहाँ सारे धरती के ऊपर क्या है, बर्फ ही बर्फ होगा, आइस, आइस एरा, आइस पीरियड। तो ऐसी पोजीशन में लाइफ कैसे सस्टेन होगी, आप कल्पना करो। तो हर गैस की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ज्यादा भी ज्यादा या कम मींस पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, गैस के मामले में। अब आइए आप वाटर वेपर, वाटर वेपर की भी अपनी इंपॉर्टेंस है भाई। ये जो क्लाउड्स, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, आप सांस लेते हो, नाक से सांस लेते हो, तो वहां भी क्या है, गॉड ने वाटर वेपर की व्यवस्था कर रखी है। जो एयर अंदर जाती है उसके साथ नाक के नोज के अंदर वाटर वेपर मिक्स होकर ही लंग्स में जाती है, तभी जाकर क्या है ये आदमी जिंदा रहता है। यदि सूखी ऑक्सीजन चली गई तो आदमी जी नहीं पाएगा, वाटर वेपर मिक्स होनी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साफ ही दिखता है, बाहर देखते हो आप, रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, कैसे बादल बनते हैं, कैसे बादल बरसते हैं। ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसी लेसन में लास्ट में पढ़ लेंगे अपने इसको। डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल क्या काम करते हैं, ये जो धूल है ये एलर्जी पैदा करते हैं, सांस का रोग पैदा करते हैं, क्या काम करते हैं।
अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हर एक हर एक कंपोजिशन की हर एक उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो सन से जो सन रेज आती है, सन लाइट आती है, वो सीधी आती है। और जो ही डस्ट पार्टिकल की, ये डस्ट पार्टिकल है, इसके ऊपर गिरी है सीधी, गिरने के बाद में चारों तरफ डिस्पर्सन होता है इसका, इस तरह से। भाई ये तो नेचर के बल्ब हैं। जैसे बल्ब, बिजली का बल्ब चारों तरफ रेज को फैलाता है, उसी प्रकार से क्या है कि ये डस्ट पार्टिकल में जो सन रेज आती है उसको फैलाता है, डस्ट पार्टिकल। ये तो खैर पहले ही बता चुका मैं आपको कि कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट ज्यादा हो या कम हो तो कंपोजिशन, यूजेज एंड लेयर्स। आपको यूजेज आ गया, कंपोजिशन आ गया एटमॉस्फेयर का। अब लेयर्स, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो इकजाई नहीं है। इकजाई का मतलब एक ही यूनिट हो। इसके अंदर 5 यूनिट्स हैं, 5 लेयर्स हैं। तो इसका, इस लेसन का कोड क्या हुआ? 5। और इसको आप हाथ की अंगुलियां, जो पाम है, इसकी अंगुलियां कर सकते हो 5। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर हो गई? कोई पूछे तो आप उसको हाथ से कह सकते हो, रुक जाओ रुक जाओ, उंगलियां गिन लो, आप फिंगर्स काउंट कर लो, इतनी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। ये कोड है इसका, एटमॉस्फेयर का। और प्लस अपने इसी में पढ़ेंगे, जो एटमॉस्फेयर में जो भी मौसम, विदर जो भी बनते हैं, क्लाइमेट है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, वर्षा आ रही है, भयंकर तूफान आ रहा है, स्कॉर्चिंग हीट हो गई, ये जो सब के सब जो चीजें हैं जो आप फील करते हो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वो ड्यू टू टेम्परेचर। इससे छेड़खानी होती है, टेम्परेचर से, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से छेड़खानी होती है और मौसम और वेदर बनने शुरू हो जाते हैं। तो आज का कोड 5 प्लस टेम्परेचर, और 5 में हैंड की 5 फिंगर्स ले लीजिए आप। कोई बोले एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर बताइए आप, रुक जाओ, अरे बताया नहीं, अरे बता दिया। 5 लेयर्स हैं, 5 अंगुलियां गिन लो आप, आंसर आ गया ना। तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर है, ये कहां तक फैला होगा ऊंचा? क्या ये दूसरे जो स्टार्स हैं, मून, सन, सन तक गया है ये एटमॉस्फेयर? ये धरती है, ये अर्थ है। अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर तक बस फैला है। बाद में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है स्पेस में, ये स्पेस हो गया। यूं कह सकते हैं कि 1600 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है। यहां तक अर्थ है, यहां तक अर्थ है। अब जो सरफेस से 16 किलोमीटर तक जो लेयर्स हैं, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, ये फालतू ही बनेगी, इसको स्पेस कर दो।
ये 5 लेयर, यहां तक 16 किलोमीटर। ये हुआ या नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसा फील नहीं होता कि ये जो धरती है, ये अर्थ है, इसके ऊपर ये एक कवर है, एटमॉस्फेयर का कवर है, एनवेलप है, एनवेलप एक प्रकार का कवर है। एटमॉस्फेयर इज व्हाट? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? यू कैन से दैट इट इज एनवेलप ऑफ अर्थ। अब इन लेयर्स को अपने ढंग से पढ़ते हैं, वन बाय वन। आप थंब को जो है, थंब को फर्स्ट लेयर मान लीजिए। थंब मीन्स फर्स्ट लेयर। सब्सक्राइब नहीं पढ़ना अपने को, थंब। ये अर्थ हो गई। ये इसका सरफेस है, सरफेस। सरफेस से ये हाइट यहां कट मारते हैं अपने 18 किलोमीटर तक, और इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो मीन्स मिक्स। आप किसी खाने वगैरह में और कोई जैसे दूध दही छाछ और कोई सब्जी में और वो मिक्स करो तो यूं बोल सकते हो ट्रोपो। ट्रोपो कर लो, इसको मिक्स कर लो। व्हाट डू यू मीन ट्रोपो और मिक्स? क्या मिक्स? अरे भाई, जो कंपोजिशन पढ़ाए एटमॉस्फेयर के, नाइट्रोजन वगैरह और डस्ट पार्टिकल वगैरह सारे के सारे, ये सारे के सारे 18, यहाँ सरफेस से लेकर यहाँ 18 किलोमीटर तक आपको मिलेंगे। इसके जो कंपोजिशन पढ़ाए थे मैंने, अभी लर्न करवाए, उनके 75% तक इसी 18 किलोमीटर तक मिलेंगे आपको। बाकी तो ऊपर जो है बहुत ही हल्का, शैलो और नॉट डेंस, बट इन ए शैलो अमाउंट। तो इस लेयर को क्या कह सकते हो? डेंसेट लेयर। डेंस, डेंसेट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स ट्रोपोस्फियर। अब क्या है? लाइटनिंग है, मौसम, बादल मिनी क्लाउड, लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, तूफानों का आना, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, ये जो आप फील करते हो आसमान की तरफ, जो भी कोई घटना या हैपनिंग देखते हो, वो हैपनिंग कौन सी लेयर से रिलेट हो गई? बताइए आप 5 लेयर्स में कौन सी लेयर के लिए, कौन सी लेयर को जिम्मेदार बताओगे इन सारी जो हैपनिंग्स है इनके लिए? ये थंब मतलब ट्रोपोस्फियर, सारी चीजें इसमें होती हैं। तो हाँ, एक बात और इसमें क्वेश्चन, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि 18 किलोमीटर जो ये ना इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर, धरती का जो इक्वेटर है इस तरह से, ये ये बीचों बीच जो है, इसको आप इक्वेटर मान दो, जीरो लाइन, जीरो लैटिट्यूड, जीरो लैटिट्यूड इक्वेटर मान दो। इसके ऊपर जो है 18 किलोमीटर पर है, ये पोल है, ये साउथ पोल है, ये मान लो ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल पर क्या है कि ये जो है ये सिर्फ 18 किलोमीटर नहीं, ये सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाता है। 8 किलोमीटर तक ही रहता है पोल्स के ऊपर। भाई ये क्या फर्क?
Why it has so difference 18 and 8? Due to the gravity. पोल्स के ऊपर ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है और वो इस लेयर को खींचे रखती है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करती है। वो 1 किलोमीटर तक अट्रैक्ट कर लेती है। और इक्वेटर पर आपको पता है कि ग्रेविटी जो है लेस होती है, कम होती है। कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो जो एटमोस्फियर फैल जाएगा। वो फैल गया ना 18 किलोमीटर तक। तो वीदर और क्लाइमेट कौन से लेयर में मिलेंगे? कौन से लेयर में बन? ट्रोपोस्फियर में, मिक्सिंग जोन। अब थोड़ी सी 1-2 किलोमीटर की क्या आएगी, यहां पोज ले लेते हैं। 18 किलोमीटर के बाद में पोज। आप मोबाइल में और भी पोज लेते हो ना। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लेयर शुरू होने से पहले एक पोज आ गया, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रोपोपोज। ट्रोपोस्फियर पढ़ लिया, अब आप पोज ले लो। ट्रोपोपोज, पोज ले लिया, रेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट, मतलब ये ट्रोपो, ये स्टेटो। सेकंड स्टेटो। ये स्टेटो, स्टेटोस्फियर। स्टेटो का मतलब ही लेयर होता है भाई। क्या मतलब होता है स्टेट का? लेयर, परत। स्टेटो पर स्टेटो, परत दर परत, लेयर। इस स्टेटोस्फेयर ये 18 से शुरू हुआ है और ये 50 तक रहता है, 50 किलोमीटर तक। 18 टू 15 किलोमीटर। इसके बीच में क्या आ रही, स्टेटोस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? अब आप देखिए, इस स्टेटोस्फेयर को हम दो सब लेयर में कर देते हैं। ऊपर वाली है ये हॉट है और नीचे वाली कूल है। अब नीचे वाली कूल है तो यहां डिस्टरबेंस नहीं है, एरोप्लेन के गिरने का और का कोई खतरा नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, एरोप्लेन कौन से स्फीयर में जर्नी करते हैं? एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन से स्फीयर में जर्नी करते हैं? कूल, कूल वाले में। अभी मैं थोड़ा लेटर ऑन मैं बताऊंगा आपको कि धरती से 165 मीटर ऊपर जाते हो ना आप, 165 किलोमीटर, मीटर नॉट किलोमीटर, मीटर ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, -1 डिग्री लेस हो जाता है। और आप 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो लगभग 6.5 किलोमीटर डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अब जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग है, तो सबसे जो ऊपर का जिसका फ्लैट होगा और सरफेस पर होगा, ऊपर वाले फ्लैट वाला ऊपर जो वो कहेगा यार मेरे को तो सर्दी लग रही है, नीचे वाला कहेगा सर्दी का नहीं, मेरे को तो गर्मी लग रही है। क्यों? ऊपर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से लगभग 6.5, 6.5 जो है वो टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए उसको कूल महसूस हो रहा है। तो आप तो 50 किलोमीटर तक ऊंचे चले गए स्ट्रेटोस्फीयर में, तो कूल होगा कि नहीं होगा? बताओ। आप जब एरोप्लेन में जर्नी करो तो वहां टेम्परेचर आता है कि इतनी हाइट के ऊपर हो आप, डिजिटल अपनी सीट के ऊपर लिखा रहता है और इतना टेम्परेचर है। मान लो आप नेपाल जा रहे हो, एवरेस्ट के ऊपर से जा रहे हो,
तो वहां टेम्परेचर आएगा -52 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस, यदि ऐसे ठंड के अंदर एरोप्लेन में बाय द वे को हाथ बाहर निकालना खिड़की से, हाथ टूट कर बाहर गिर जाएगा। इतना कूल होता है वहां ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में। डिस्टरबेंस कोई है नहीं, बिजलियां कड़क रही है। इसलिए क्या है कि लॉन्ग जर्नी की जो एरोप्लेन है वो पायलट जो है सीधा ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाता है, वहां उसका आराम रहता है, फ्यूल भी कम खर्च होता है। तो क्वेश्चन बन गया एरोप्लेन, आप पायलट हो, एरोप्लेन कौन से स्फीयर में उड़ाओगे? एटमॉस्फेयर के कौन सा पसंद करोगे? स्ट्रेटोस्फीयर का नीचे वाला कूल, ऊपर का जो सब लेयर है हॉट है। यहां क्या है कि ओजोन गैस होती है। ये जो ओजोन कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, ओजोन गैस, गैस वाले मैंने लिखा नहीं, बताया नहीं आपको, लेकिन अब आया, अब बता देता हूं। ओजोन भी एक कंपोनेंट होता है। ओजोन जो गैस है ये ऊपर से जो यूवी लाइट्स आती है जो कैंसर कर सकती है धूप सनरेज के साथ, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन। इस प्रोसेस में वहां कुछ एटम्स रिलीज होते हैं। उन एटम्स की मोशन के कारण क्या है, ये जो एरिया है सब लेयर है ये हॉट हो जाता है ऊपर वाला। लेकिन एरोप्लेन इस हॉट लेयर में ले जाता ही नहीं है पायलट, ये हॉट हो जाता है। तो ओजोन हमारी यूवी से रक्षा करता है। और मैंने बताया था आपको कि एटमॉस्फेयर में एक होल देखा गया था, एक छेद देखा गया था, उसको ओजोन लगा। अरे यार, इसमें से तो सीधी यूवी लाइट आ रही है, अपने तो कैंसर कर देगी, जीने नहीं देगी। इसको कम करने के लिए जो है कनाडा के एक मॉन्ट्रियल शहर में, सिटी में, सारे वर्ल्ड के नेशंस की एक बैठक हुई। उसमें डिसाइड किया गया कि इसको भरो साइंटिफिक तरीके से। कैसे भरो कि जो इसको, इस गैस को खराब करती है ओजोन को, सीएफसी, ये बैन कर दो, अपने आप बढ़ जाएगा। तो ओजोन का टारगेट रखा गया कि 2050 यानी 2050 ईयर में ये पूरा बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी ओजोन। और इसके लिए याद रहेगी, ये भरना है, इसके लिए ओजोन डे भी मनाते हैं 16 सितंबर। और शुरुआत किया था 1987 से ओजोन डे। तो अब जब भी सितंबर में 16 आएगा तो उस दिन आप कृपा करके सीएफसी गैस मत निकालना। कोई आपके पास सीएफसी गैस निकालने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो तो उसको बंद रखना 16 सितंबर को। स्ट्रेटोस्फीयर अप टू 50 किलोमीटर हाइट पर आप पहुंच गए हो। इसके बाद में मिडल फिंगर, मेजो, ये 18 किलोमीटर तक, इसको कहेंगे मेजो, मेजोस्फीयर। मेजो मीन्स मिडिल फिंगर, थर्ड मेजो। और एक एम से इसका काम जो है मिडिल फिंगर, इसमें ये क्या कैसे अपनी सेफ्टी करता है मेजो, होना क्यों जरूरी है मेजो? ये जो बाहर से मेटेरियल्स आते हैं जिसको कहते हैं तारे टूटने, उनको मेटेरियल्स कहते हैं। ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह और जो ऊपर से स्पेस से आते हैं, वो कहते हैं नहीं तारा टूटा, मैंने मन्नत मांगी पूरी हो गई तारा टूटने पर। मेटेरियल्स को देखेंगे।
असल में क्या है, ऊपर से स्पेस से आते हैं, यहाँ क्या फ्रिक्शन होता है मेजों में, आपस में फ्रिक्शन होता है, तो ये यही खत्म हो जाता है, अपने तक तो आता ही नहीं है, नीचे तक तो वहीं खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं शूटिंग स्टार। व्हाट डू मीन शूटिंग स्टार? मन्नत पूरी करने के लिए देखते हैं लोग, ऐसा नहीं है। आपके नॉलेज या बुक्स के हिसाब से मेटेरियल से ये और फ्रिक्शन से ये जब जलते हैं, बर्न होते हैं, तो ये तेज रोशनी निकलती है, वो दिखाई देती है। तो मेजों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हर लेयर जो है अपना एक काम कर रही है कि धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो है क्या चले, लाइफ सस्टेन रहे, लाइफ रहे। अब आप और ऊपर जाइए 450, उसको हम थर्मो, थर्मो मीन्स हीट, थर्मोमीटर, हीट, गर्मी नापने का, या इसको आयनो भी कहते हैं, आयनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर। यहां जो गैसेज होती हैं उसमें सन रेज जो आती हैं, वो सन रेज उस गैस के एटम्स पर गिरती हैं और वो किस में चेंज हो जाते हैं, ये एटम आयन में। आयन का मतलब है कि ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें कोई बिजली हो, चार्ज हो, देयर में भी माइनस और देयर में भी प्लस, और ये चार्ज होने के बाद में काफी हीट फेंकते हैं, और इतनी हीट फेंकते हैं कि इससे जो थर्मो लेयर है इसका टेम्परेचर ऊपर तो लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। एरोप्लेन यहां थोड़ी ले जाएंगे, नहीं। तो ये हर एक स्फीयर, स्फीयर की अपनी इंपॉर्टेंस है। थर्मोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है? थर्मोस्फीयर की इंपॉर्टेंस बहुत है। आज जो भी जीपीएस के सैटेलाइट घूम रहे हैं, जो भी आप रेडियो से, टेलीविजन से, जो भी आप कम्युनिकेशन, सारे जो भी देखते हो, करते हो, जो भी आप मिसाइलें दागते हो, उनसे समाचार कहाँ मिलता है, ये जगह यहाँ है, ये जीपीएस वगैरह, यानी कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के लिए काम की लेयर है, और 450 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसमें आयन से, जैसे यहां कोई सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट वो सीधा यहां रेस फेंकता है और आपके मोबाइल तक लगती है, आपके टेलीविजन पर लगती है, आपके रेडियो पर लगती है, और फिर आप उसको सुनते हो, देखते हो। लास्ट जो स्मॉल है बाहर की, ये बाहर हो गई ना, ये उंगली बाहर, बाहर एक्जो, एक्जो मीन्स आउट, एग्जिट, बाहर। ये बहुत ही शैलो हो जाती है और ये स्पेस में मर्जिंग करती है, स्पेस में मिल जाता है। इस लेयर में जब कोई पूछे ना आपको कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम बिल्कुल होते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। तो कौन से स्फीयर में पाए जाते हैं? भाई ट्रोपोस्फीयर में पाया जाएगा तो क्या विस्फोट हो जाएगा हाइड्रोजन से? तो लास्ट में क्या है कि जो एक्सो है वही पाई जाते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम गैस। मैं समझता हूं आपको ये डिकोड हो गया, हाई लेयर।
एक कोड में वो एक बात और दी अपने, 5 प्लस टेम्परेचर, एक कोड में लिखा था आपने 5 प्लस टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर है, मैंने शुरू में बताया था कि यही तो वेदर और क्लाइमेट बनाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, वेदर क्लाइमेट। भाई टेम्परेचर के कारण क्या है कि इंस्टेंट जो बदलाव होता है, कल ठंड थी आज गर्मी, कल बरसात हुई थी आज सूखा है, कल बिजली पड़ी थी आज आसमान साफ है। और रोज आप मोबाइल के अंदर देखते हो आज का वेदर की रिपोर्ट क्या है, देखना क्या रहेगा, अगले डेट्स में क्या, अपने एडवांस हो गए टेक्नोलॉजी में, तो पता कर लेते हैं कि उस दिन टेम्परेचर के कारण ये हीट है, क्लाउड है, लाइटनिंग है, तूफान है, एयर की स्पीड है, ये कितनी रहेगी उस दिन, उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये जो है प्रेजेंट की सिचुएशन बताता है वेदर, यानी एक पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम की सिचुएशन बताता है ये वेदर। अब मान लो आप ये कहते हैं ओहो डेजर्ट, ये डेजर्ट मीन्स हॉट, ओहो हिमालयन मीन्स कोल्ड। ये कैसे बोल दिया आपने कि आपने 2 और 3 या 4 मंथ्स का एवरेज लिया, एवरेज लॉन्ग पीरियड का, इसका लॉन्ग पीरियड का एवरेज, उसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, उसको हम कहते हैं वहां क्लाइमेट हॉट रहता है, वहां क्लाइमेट हमिड है। ये लॉन्ग पीरियड का एवरेज और ये प्रेजेंट, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? वेदर एंड क्लाइमेट दोनों एक नहीं है, ये तो इंस्टेंट है और वो एवरेज है, जो जो मतलब जो ये वेदर की और की जो ये आपकी जो ये जो कंडीशन है, ये किससे आती है? आती किससे ये कंडीशन? टेम्परेचर डिफरेंस से। वो पढ़ेंगे अपने भी कोड, ये अभी डिकोड करेंगे अपने, टेम्परेचर डिफरेंस से। वेदर और क्लाइमेट ये ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट कैसे होता है? कभी ऊंचा हो जाता है, कभी नीचा हो जाता है। गर्मियों में काफी ऊंचा 50 डिग्री तक रहता है डेजर्ट में, और विंटर में क्या है, माइनस तक चला जाता है। ऐसा नेचर कैसे करती है? नेचर ने क्या इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं? कभी गर्मी बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है, कभी सर्दी बढ़ा देती है, कभी कूल कर देती है। इसके इसके कम से कम क्या है, 10 से एक फैक्टर है, लगभग 10 फैक्टर अप्रोक्स है। उनको वैसे तो आप याद करोगे, रटोगे, पैरोटिंग करोगे, यहां भी टेम्परेचर की घटत बढ़त प्लस माइनस देखने के लिए आप जो है यहां भी कोड लगा लो कि इन सारे जो 10 फैक्टर है ना, उनको आप 3 ग्रुप्स में बांट लो। सबसे पहले पानी में जाए, पानी टेम्परेचर को कम ज्यादा कर देता है, बिल्कुल कर देता है। अच्छा, उसके बाद में आप जो सरफेस पर आ जाइए अर्थ के, कि सरफेस कैसे टेम्परेचर को कम और ज्यादा कर देगा, करेगा। फिर फिर बोलो आसमान में जाइए, ऊंचे हाइट्स पर,
टेम्परेचर कम या ज्यादा करेगा। तो इसको 3 ग्रुपों में बांट लेते हैं। अपने जो 10 फैक्टर्स हैं वैसे तो याद नहीं रहेंगे, उनको 3 ग्रुप्स में बांट के याद कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर। वाटर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कल बताया था मैंने, ओशियन में। पानी ने जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। इस प्रिंसिपल से क्या है कि जो भी शहर और नजदीक हैं ओशियन के, उनका टेम्परेचर कम रहता है। जो वाटर इक्वेटर के पास है वो तो गर्म रहेगा नेचुरली, टेम्परेचर वहां थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और पोल्स की तरफ जो है ठंडा रहेगा, वहां टेम्परेचर कम रहेगा। तो पानी का जो इक्वेटर के पास जो है, नॉर्मली जैसे मान लो बॉम्बे है या सूरत है या द्वारका जी है, जैसे आपने ओशियन के किनारे ये शहर पड़ते हैं, तो यहाँ बोलते हैं ना ज्यादा, न तो देखो गर्मी रहती है और ना ज्यादा सर्दी रहती है। ड्यू टू ओशियन, ओशियन के पास ये जमीन इन शहरों की होने के कारण ऐसा होता है। जून के अंदर क्या है कि आप बॉम्बे में आराम से घूम रहे हो, 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं, और यहाँ 50 डिग्री हो जाता है डेजर्ट में। दूसरा जो फैक्टर है वाटर का, वो होता है ओशियन करेंट। ओशियन करेंट मतलब लहरें। ओशियन ऐसा शांत नहीं बैठा रहता, आपको पता है। आप सोचते हो उस पानी भर दिया हो शांति से, बाल्टी लगाई और पानी लिया, ऐसे शांति से ट्रंक्विलाइज तरीके से नहीं रहता। वहां उथल पुथल लहरें वगैरह चलती रहती है, पानी बहता रहता है आगे से आगे आगे। ओशियन के अंदर भी लहर चलते हैं, करंट चलती है। तो इक्वेटर के पास जो करंट होगी वो हॉट होगी, और जो पोल के पास करंट होगी वो कोल्ड होगी। तो इन करंट, हॉट करंट के पास कोई शहर हुआ, जैसे लंदन है, कहने को तो यूरोप में क्या है, अरे यार आइस, बर्फ, ठंडा, लेकिन लंदन में बड़े जोरदार तरीके से रहते हैं लोग। ठीक ठीक गर्मी रहती है, न सर्दी रहती है न गर्मी रहती। वजह, क्योंकि इसके लंदन के पास से ओशियन जो है उसमें हॉट करंट गुजरती है, ये गर्म हो जाता है ये वाटर। वाटर का होने के बाद में अब आइए आप पानी से जमीन पर आ जाइए। तो जमीन है, जो सरफेस है, वो कैसे टेम्परेचर को डाउन और अप कर देगा? सरफेस। भाई ये सरफेस जो है ये टेम्परेचर पर क्या कैसे इफेक्ट डालेगा? इसका एक फैक्टर तो सीधा है, ब्लैक कलर ज्यादा गर्म होता है या व्हाइट कलर? बताओ। ब्लैक कलर। तो सरफेस के ऊपर जिस एरिया के अंदर ब्लैक सोयल होगी वो गर्म होगी, या जो ब्लैक नहीं है वो सोयल गर्म होगी? कि जो ब्लैक सोयल है वो गर्म ज्यादा होगी। अपने साउथ के अंदर क्या है कि ब्लैक सोयल है सरफेस की, तो वहां टेम्परेचर नॉर्थ की बजाय थोड़ा सा ज्यादा रहता है ब्लैक सोयल के कारण। सोयल ब्लैक, टेम्परेचर हाई। इसका दूसरा फैक्टर सरफेस का, जहां फॉरेस्ट होंगे वहां टेम्परेचर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? डेजर्ट के अंदर फॉरेस्ट नहीं है, टीले ही टीले हैं, वहां टेम्परेचर कम रहता है, ज्यादा रहता है? नेक्ड है, सरफेस नेक्ड है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। और फॉरेस्ट कवर हो गया तो वहां टेम्परेचर
कम रहेगा। सरफेस यदि फॉरेस्ट से कवर है तो कम रहेगा। सरफेस विंड, सरफेस पर जो हवाएं चलती हैं जोर जोर से, हवाएं, कोई कूल कूल ब्रीज ठंडी चलेगी तो स्नो भी गिरने लग जाएगी और टेम्परेचर कम। और डेजर्ट की तरह से जो हॉट एयर चलेगी उसको आप क्या कहते हो? लू। क्वेश्चन में पूछेगा ये, व्हाट डू यू मीन लू? लू है ली, ये कोई चाइनीज नाम नहीं है। अपने जो गर्म तूफान या गर्म हवाएं चलती हैं डेजर्ट में उनको लू विंड कहते हैं। इसके कारण टेम्परेचर अप होगा। जो स्लोप, सरफेस का स्लोप है, स्लोप ऑफ लैंड, अरे भाई मान लो कोई इस तरह से पहाड़ है, ये साउथ की तरफ है और ये नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब जो साउथ की तरफ जो सन रेज आएंगी वो तो इधर से आएंगी ना, साउथ से टकराएगी ये, तो साउथ में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या नॉर्थ में? नॉर्थ को तो इस माउंटेन या जो स्लोप है इसने ढक लिया, इधर कोल्ड रहेगी नॉर्थ में। भाई इधर से सनरेज आती है, ये साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर से सनरेज आ रही है तो साउथ में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और नॉर्थ में ठंडी रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा। तो दो फैक्टर आपने वाटर के पढ़े, चार फैक्टर जो है आपने सरफेस के पढ़ लिए। अब सरफेस से ऊंचे चलिए आप, कहां जाना है? सरफेस से ऊंचे। तीसरा फैक्टर आसमान में, स्काई हाइट्स। इसमें एक फैक्टर तो आता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जो है हाइट का ही नाम है दूसरा। हाइट का जो सिमिलर वर्ड समझिए आप, सिनोनिम समझिए, उसको हम क्या कहेंगे? अल्टीट्यूड, हाइट। आप जितना ऊंचा जाओगे, मैंने पहले बता दिया 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अब सरफेस के ऊपर 50 डिग्री टेम्परेचर है, ध्यान देना बात पर। सरफेस के ऊपर 165 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी 50 डिग्री टेम्परेचर है। यहां मान लो थार पर बैठे हैं और वहां 50 डिग्री में तप रहे हैं, तपन है। और इसी डेजर्ट के बीच में एक आबू पर्वत आता है, आबू। अब गर्मी में वहां आप लोग घूमने चले जाते हैं आबू पर। भाई वो है तो थार में ही आबू, लेकिन वहां ठंडक है, कोल्ड है, टेम्परेचर डाउन है। तो क्या फैक्टर लगा होगा आपके हिसाब से टेम्परेचर डाउन का? 165 मीटर अबोव मीन्स 1 डिग्री लेस टेम्परेचर। ये फार्मूला लग गया साहब वहां, तो वहां ठंडी में आनंद लेते हैं। यदि विश्वास नहीं हो तो जाके देख लो, पेरेंट्स को बोलो। तो जितने आप ऊंचे जाओगे एल्टीट्यूड में, उतना ही क्या है कि टेम्परेचर जो है ना वो लेस होगा, कम होगा, और जमीन पर सरफेस पर जो है वो ज्यादा होगा। इसीलिए
आपने देखा होगा हिमालय के ऊपर जो जो ऊपर जाएंगे, ऊपर ही ऊपर का हिमालय, वहां बर्फ बर्फ रहती है, कम होता है टेम्परेचर। अब आइए, दो ट्यूड है इसमें स्काई हाइट्स में। लेटीट्यूड, अरे भाई ये अर्थ है, इसकी जो ये जो लाइन है नॉर्थ और साउथ, ये जीरो लेटीट्यूड, जीरो लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मीन्स लेटिवी, लेटिवी लाइन है लेटीट्यूड, ये जीरो लेटीट्यूड। अब इसके ऊपर ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये यानी 90 लाइन्स, 90 लेटीट्यूड, ये साउथ। मैंने बताया था ये इक्वेटर है, और इक्वेटर पर सबसे ज्यादा वार्मनेस है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है। जो जो आप इधर जाओगे टेम्परेचर जो है लेस होगा, इधर साउथ में जाओगे पोल की तरफ टेम्परेचर लेस होगा। इसीलिए क्या होता है कि गर्मियों में, जब अपने यहाँ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ये इधर है साउथ में, तो वहां ठंडक रहती है, वहां क्रिकेट मैच होते हैं। जब अपने दिसंबर होता है, ठंडी होती है, तो वहां क्रिकेट मैच नहीं होते, अपने होते हैं। फिर जो जितना ज्यादा ऊपर लेटीट्यूड लेोगे टेम्परेचर कम होगा। ये जो 90 जो लाइन्स हैं लेटीट्यूड्स हैं, उसका भी आगे डिवीजन कर रखा है। सन जो है इन दो लाइनों के बीच में रहते हैं 23.5 साउथ लेटीट्यूड, ये लाइन, यही तो है कैंसर, यही तो है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बीच में गर्मियों में सूरज जो है इधर आता हुआ यहां पर आता है लास्ट, और सर्दियों में लास्ट यहां आता है, फिर वापस हो जाता है, फिर ये इसके बीच में चलता है। और इसको कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। यहां टेम्परेचर हाई रहता है भाई। कोई पूछेगा आपको टॉरिड जोन में टेम्परेचर की पोजीशन, बोला हाई रहता है। फिर इसी प्रकार से साउथ में एक जोन और बनाइए, 66.5 लेटीट्यूड। ये जो एरिया है ये कहलाता है टेम्परेट। क्या कहलाता है? टेम्परेट। यहां टेम्परेचर टोरिड्स के कंपैरेटिव कम रहता है। अपनी जो इंडिया है 66.5 इसी के बीच में है यहाँ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जो कम रहता है सर्दियों के अंदर, सर्दियों में। और ये इसके बाद में 90 डिग्री तक है ये फ्रिजिड, बर्फ रहती है यहाँ। फ्रिज नेचर के लगाए हुए हैं। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड साउथ, फ्रिजिड नॉर्थ, पोल के ऊपर ये फ्रिजिड जोन। फ्रिज रहता है भाई यहाँ आप फ्रिज बेच कर दिखाओ, पता लग जाएगा आपको। जरूरत ही नहीं है, टेम्परेचर कम रहता है। तो टेम्परेचर को क्या क्या चीजें कैसे कैसे इफेक्ट करती है, कम और ज्यादा कर देती है, ये पता लगे ना आपको। ये फैक्टर थे, 3 ग्रुप में आपने इसको देखा। अब टेम्परेचर क्या करता है? करवा लेता है काम एटमॉस्फेयर से। क्या करवा लेता है? ह्यूमिडिटी कम ज्यादा कर रहे हैं।
जैसे गर्मियों में कहते हैं ना कपड़े जल्दी सूख सूख जाएंगे, वजह ये कि एटमॉस्फेयर में वाटर वाटर वेपर जो है ना, वो होल्ड करने की ज्यादा कैपेसिटी होती है, तो कपड़ों से पानी जो है एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। सर्दियों में वाटर वेपर इकट्ठी नहीं कर पाता एटमॉस्फेयर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है एटमॉस्फेयर की, और इसलिए क्या है कि वो बूंद बूंद एक कोरे या फॉग के रूप में वाटर वेपर चलती है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया ना ह्यूमिडिटी, ये करा लेता है ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी में आपको पढ़ने के लिए क्या है कि थोड़ा एक शब्द है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। मैक्सिमम, एक एटमॉस्फेयर है वो कितनी वाटर वेपर मैक्सिमम रख सकता है अपने, उसको कहते हैं मैक्सिमम, यानी 100% वाटर वेपर है। एक्चुअल में कितनी है उसके पास, एक्चुअल में कितनी है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक्चुअल, इसका मतलब हुआ एक्चुअल, एब्सोल्यूट। हैव यू वाटर इन योर बॉटल? ओके, देन प्रोसीड। एब्सोल्यूट वाटर वेपर मीन्स एक्चुअल वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में, मतलब अब क्या है। और रिले रिले मैक्सिमम मीन्स 100% होल्डिंग कैपेसिटी उसकी, इससे ज्यादा पानी वो रख नहीं सकता, वेपर नहीं रख सकता। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, एब्सोल्यूट का और मैक्सिमम का, ध्यान देना यहां थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। एब्सोल्यूट और मैक्सिमम वाटर वेपर का जो रेशियो है उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और वो वाटर वेपर जो गर्मी के कारण ऊपर उठने लग जाएगी, ऊपर गो टू द हाइट्स। ऊपर आपको पता है कि टेम्परेचर डाउन है, ऊपर डाउन है 165 मीटर के बाद में 1 डिग्री कम हो जाता है। अब 160 डिग्री वहां से ऊपर कम हो जाता है, तो वहां से वहां क्या है कि जो वेपर है वो लिक्विड ड्रॉप्स में बदल जाएगी, और ऊपर ड्रॉप्स, वो लिक्विड वेपर जो है वो होल्ड नहीं हो पा रहा है, वो फिर नीचे गिरेगा। उसी को रेनफॉल और आप प्रेसिपिटेशन कहते हो। मैं इन ह्यूमिडिटी की टर्म्स के हिसाब से आपको रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन बताने की कोशिश की है। तो व्हाट डू यू मीन रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन? अभी मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया। नीचे वेपर के रूप में वाटर है, वो ड्यू टू हॉटनेस ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, वो लिक्विड में बदल जाता है, और वो ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उस लिक्विड को सहन नहीं कर पाता, और नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप रेनफॉल होती है। ये रेनफॉल का सिस्टम है। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन आपको 3 प्रकार से पढ़ सकते हो इसी प्रिंसिपल से, ऊपर जाना और नीचे गिरना। नीचे है वेपर, ऊपर वो कन्वर्ट होगी लिक्विड बूंद में, ड्रॉप्स में, भारी होने के कारण वो नीचे गिर जाएगी। ये रेनफॉल है, वो 3 तरीके से हो सकती है। कन्वेंशनल,
आपने कभी बात लेते इसमें ठंडे पानी के अंदर गर्म पानी डाला है? ठंडा पानी नीचे ही रह जाएगा और गरम गरम ऊपर आप सर बात ले तो के अरे यार नीचे तो ठंडा आ गया, ओ। लेकिन ये गर्म पानी में जो नीचे है टेम्परेचर, उसमें यदि ठंडा पानी डालोगे तो गर्म पानी ऑटोमेटिक ठंडा ऊपर आ जाएगा और ठंडा जो है नीचे चला जाएगा। मैंने बताया ना, कोल्डनेस ये नीचे रह आएगी और जो हॉट है वो ऊपर जाएगी और ऊपर फिर ठंडी हो जाएगी। इसको कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं इसको। ये कहां होती है इस तरह की रोजाना? देखिए इंटरेस्टिंग चीज है ये जो अर्थ है ना, बीचों बीच इक्वेटर है ना, इधर 5 डिग्री लेटीट्यूड, साउथ में 5 डिग्री, जो 10 डिग्री है यहाँ रोजाना ये कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। कैसे होती है? ये भी पेड़ पौधे जो वेपोराइजेशन का वाष्प पोर्शन का वाष्प छोड़ते हैं, जमीन से पानी लेते हैं। 8 बजे सूर्य जो है एकदम कड़क स्कॉर्चिंग होगा, 12 बजे नून में क्या है बादल आ जाएंगे कड़कड़ाते, और 4 बजे क्या है वहां होगी रेनफॉल, क्योंकि वो जो कड़कती धूप में जो वेपर है वो ऊपर चली जाएंगी और वहां ठंडी होगी, और वो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक बरसात कर देंगी, खूब घनघोर टॉरिड। और शाम को फिर जब सोओगे तो तारे और चांद देखोगे, आसमान साफ। ये रोजाना 365 डेज ईयर ये कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। एक होती है रिलीफ 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 कोई ये नहीं कि आराम आ गया, अरे भाई आराम है क्या आपको, दवाई ले ली, ये रिलीफ नहीं है। ज्योग्राफी में रिलीफ का मतलब पहाड़, स्ट्रक्चर, जमीन का और का। अब वाटर वेपर जाकर क्या हिमालय से टकराती है ऐसे सीधी, अब उसके नॉर्थ में तो उधर जा नहीं पाती, जो यहां टकरा कर क्या होता है, जैसे मान लो ये हिमालय है, सी दिस, बाय द वे ये हिमालय है, देखिए आप इधर, प्लीज सी दिस हिमालय। वाटर वेपर इन मानसून collides the Himalayan mountain range and move, टक्कर खाती है फिर घूमती है, टक्कर खाती है, और ऊंचा है तो टक्कर खा के और ऊंचा चला जाता है और ठंडा हो जाता है, और पानी की जो ड्रॉप्स है वो घनघोर बादल में इस तरह से ड्रॉप्स ऐसे घूमते, अरे काली घटा आ गई, फिर ये बरसात करते हैं सारे। दिस इज कॉल्ड रिलीफ रेनफॉल। साइक्लोनिक साइक्लोनिक अरे अपने ईस्टर्न इंडिया के अंदर क्या है, उड़ीसा वगैरह आंध्र प्रदेश में कितने साइक्लोन आते हैं, कब आते हैं? अक्टूबर और नवंबर में साइक्लोनिक। उसमें भी वही सिद्धांत है, जो एयर है एक विशेष एरिया के अंदर, जो एयर है ये जमीन है, इस एयर में क्या है कि ये गर्म हो जाती, बिल्कुल गर्म हो जाती है, एयर जो ऊपर उड़ जाती है और अपने साथ वेपर, वाटर वेपर भी ले जाती है, यहां ठंडी हो जाती है, कोल्ड बूंदे बन जाती है, ठंडी है वो नीचे आएगी, गर्म है वो ऊपर जाएगी। गर्मी के कारण क्या है, यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम, और कोल्ड जो है वो कम प्रेशर की तरफ आता है उस प्रेशर को भरने के लिए। तो कोल्ड जो है स्पीड से बूंदों सहित और बरसात सहित इसमें लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में घुसता है और यहाँ बरसात करता है। ये जो अपने किनारे हैं आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, ये सितंबर अक्टूबर में इस तरह की साइक्लोनिक रेनफॉल बहुत होती है। लेकिन तीनों ही टाइप की जो रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन मैंने बताया है आपको, इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? टेम्परेचर।
तो आपको टेम्परेचर की करामात और टेम्परेचर का कम ज्यादा होना मैं समझता हूं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो वो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। हाँ फटाफट उत्तर दीजिए आप। जो मेरे पास क्वेश्चन आया ये ओशियन के जो नजदीक सिटीज होंगी उसमें टेम्परेचर कम रहेगा या ज्यादा? कम। चलो मैं ही उत्तर दे देता हूं जल्दी जल्दी। ओशियन करेंट जो समुद्र के अंदर जो लहर चल रही है वो लहर पोल की तरफ जो पानी बह रहा है वो टेम्परेचर कम रखेगा या इक्वेटर की तरफ जो पानी बह रहा है वो ज्यादा रखेगा? इक्वेटर के पास ज्यादा रहेगा। अच्छा व्हाट डू मीन लू? सरफेस के ऊपर जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको क्या कहोगे आप? लू। वो टेम्परेचर अप कर देती है। अच्छा अगला क्वेश्चन है कोई पहाड़ है उसका साउथ का साइड ज्यादा फर्टाइल होगा या नॉर्थ का ज्यादा फर्टाइल होगा? रेनफॉल के हिसाब से बताइए। साउथ की तरफ रेनफॉल ज्यादा पड़ेगी, टेम्परेचर में वेरिएशन आने के कारण वहां बरसातें ज्यादा होगी। तो जो साउथ का किसी भी हिल स्टेशन पर जाओगे आप तो साउथ की तरफ देखोगे ना और ये हरा भरा इतने पेड़ ये वाह। और जो ही आप नॉर्थ की तरफ देखो अरे सूखा पड़ा है, कोई पेड़ पाड़ कुछ है ही नहीं है। वजह टेम्परेचर डिफरेंस के कारण साउथ में क्या है कि वेजिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और फर्टाइल हो जाता है। तो किसी पहाड़ का नॉर्थ ज्यादा फर्टाइल होगा या साउथ? किसी माउंटेन का साउथ। स्काई हाइट में बताएं आप। अब ये क्वेश्चन आता है कि ट्रोपोस्फियर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा मिलेगा आपको या स्ट्रेटोस्फियर में ज्यादा मिलेगा? ट्रोपो में ज्यादा मिलेगा। डेंस जितना ज्यादा वो जो एटम्स गैसेज के जितनी ज्यादा गैसेज होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा। ऊपर तो कम होता जाता है। पहाड़ों के ऊपर क्या है प्रेशर कम मिलेगा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्यों वहां जो गैसेज हैं वो शैलो हो जाती हैं। वो तो ग्रेविटेशन के कारण नीचे नीचे रहती हैं गैसेज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण क्या है कि आप यदि बिना प्रेशर कुकर के ऊपर पहाड़ के ऊपर खाना बनाना चाहोगे तो पक जाएगा? बहुत देर लगेगी, दाल गलेगी नहीं वहां पहाड़ों के ऊपर। और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो टेम्परेचर भी ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फेयर पर कम है। नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर जो है कम क्यों रहता है? कि नॉर्दर्न इंडिया का जो एरिया है वो आपके लेटीट्यूड के हिसाब से 23/2 66 के बीच में ज्यादा है, टेम्परेट रीजन के अंदर है। और इससे भी ऊपर साइबेरिया वगैरह वहां तो वो फ्रिजिड में, वहां तो माइनस पर जाता है टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है, आंसर मैं फटाफट बोल रहा हूं आपको। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मींस जो रियल एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है। पूछ लेता है टर्म्स में व्हाट डू मीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी? मैक्सिमम और होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर रेशियो विद एक्चुअल ह्यूमिडिटी। ये रिलेटिव होती है और ये 100% होने के बाद में वर्षा या रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन जरूर होगा ही होगा। कन्वेंशनल रेनफॉल रोजाना होने वाली बरसात जोरदार शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कौन से एरिया में होती है? इक्वेटर की तरफ होती है या टेम्परेट की तरफ होती है या फ्रिजिड जोन की तरफ होती है? टॉरिड जोन। इक्वेटर जिसको इक्वेटर कहते हो आप, दोनों ही उत्तर हो गए सही है। इक्वेटर, टॉरिड।
रिलीफ में विंड वर्ड कौन सी पोजीशन है? जैसे ये ये आपका हिमालय है, ये तो इधर ब्लैक की तरफ जो ये साउथ है और येलो है ये नॉर्थ है। तो जो वर्षा है वो टकराए, जो वाटर वेपर है टकराएगी ब्लैक की तरफ, साउथ की तरफ। तो हवाएं किधर टकरा रही है? साउथ। तो साउथ क्या हुआ? विंड वार्ड। साउथ क्या हुआ? विंड वार्ड। ये फर्टाइल होगा, साउथ होगा। और ली वार्ड, ली, ये लू नहीं है, ली वार्ड शब्द है ये, ध्यान से करना। ली वार्ड, ली वार्ड का मतलब नॉर्थ, जो सूखा होगा और डेजर्ट होगा। तो ली वार्ड सूखा होगा या आपका विंड वार्ड सूखा होगा? ली वार्ड सूखा होगा, नॉर्थ साइड सूखा होगा कोई पहाड़ का, ये बात है। और उसमें उसमें तो क्वेश्चन आपको करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन वीदर एंड क्लाइमेट? वीदर। अच्छा एक बात बताओ, रोटी और कपड़ा कौन से किस प्रकार के खाएंगे, किस प्रकार का उनको अच्छा लगेगा? ये विदर पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट पर? हलवा खाओगे आप, गरम गरम ठंड पड़ रही है, विदर पर। आज आज तो बरसात हो रही है, पकोड़े बनाओ। तो रोटी और कपड़ा, सर्दी है तो बहुत सारे कपड़े आप क्या कंप्लीटली मतलब आप रैप करोगे अपने आप को, सर्दी है सर्दी है। और जहाँ सर्दी नहीं है, गर्मी है, वहां आप क्या अंडरवियर में घूमते फिरते रहते, पाजामा पहन लिए, चलो चलो। तो रोटी और कपड़ा कौन तय करता है? रोटी और कपड़ा तय करता है वहां का वेदर। और क्लाइमेट क्या तय करता है? यहाँ बरसात के एरिया में ज्यादा होती है या कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है कम रहता है, एक एवरेज है ना वहां। तो रोटी और कपड़ा तो वेदर तय करते हैं, और मकान जो है वो क्लाइमेट तय करता है, किस तरह के आप मकान बनाओगे। और होली दिवाली फेस्टिवल और कल्चर और कहीं घूमना फिरना और सब करते हो ना। अरे यार, दिवाली पर मजे हैं, ना गर्मी है ना सर्दी है। होली पर मजे हैं, ना गर्मी है ना सर्दी है। तो फेस्टिवल्स, कल्चर एंड हाउसिंग आर डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ये पूछ लेगा ऐसे ही चलते हुए, आप अपने घर में जाकर पेरेंट्स से पूछिए। आपको सैटेलाइट जीपीएस के लिए सेट करना है, आपको टेलीविजन के लिए सैटेलाइट सेट करना है। पांचों उंगलियों में बताइए आप कौन सी उंगली वाले एरिया में सेट करोगे? मेरी समझ में ट्रोपो, ट्रोपो, स्टेटो, मीजो, आयनो, थर्मो, उसमें सेट करोगे सैटेलाइट को। यहां आप साइंटिस्ट हो, सैटेलाइट भेजना है तो वहां तक धक्का मारोगे उसको। मेजो यदि नहीं हो, क्वेश्चन है, मेजो यदि नहीं हो तो क्या हो? वो मेटेरियोराइट जो है अपने ऐसे गिरेंगी जमीन के सरफेस के ऊपर है जैसे कि कोई मिसाइल पड़ी हो, किसी ने बॉम्बार्डिंग करी हो। सबसे डेंसेट लेयर कौन सी है भाई? सबसे डेंसेट, गहरी, मतलब डेंस, नॉट सेलो, शुरू वाली ट्रोपोस्फेयर। तो मतलब समझते हो इसका? ओके, थैंक यू।